गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराइए, मुस्कुरा के दिन का आगाज कीजिए, यही रोजाना कोशिश कीजिए। आज के प्रोग्राम का आगाज भी हम मुस्कुरा के करते हैं। अच्छा, हम तो वैसे भी ज्यादा मुस्कुराते रहते हैं। वैसे हंस ही रहे होते हैं। हमें कहा जाता है कि हंसें कम मुस्कुराएं ज्यादा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जरा मामला ऑपोजिट है। हम दोनों की जब हंसी स्टार्ट हो तो फिर रुकती नहीं बड़ा है। मामला खराब बहुत से लोगों के साथ ये होता है ना, बस वो हंसते तो हंसते चले जाते हैं। लिटरली कोई ऐसी बाज़ औक़ात कोई ऐसी सिचुएशन होती है, काफी सीरियस सिचुएशन होती है। शुएब, मेरे लिए हंसी को कंट्रोल करना है, एक दफा जब वो दिमाग में चीज बैठ जाती है तो वो इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। समटाइम्स तो ऐसे होता है कि कोई बात किसी ने आसपास की और वो बात बस यहाँ पे ना स्टक हो जाती है, बंदा उसी के साथ हंसता रहता है। एनीवेज, ये हमारा आज का मौजू नहीं था। आज का मौजू था एक सवाल, और सवाल ये है, व्हाट मेक्स यू अ सीनियर। ये हम अक्सर बात करते हैं कि वो सीनियर प्रोफेशनल है या प्रोफेशनली बड़ा सीनियर है, या अदरवाइज भी हम कहते हैं कि सीनियर है, रिस्पेक्ट करें, वो बात तो अपनी जगह। बट व्हाट मेक्स अ पर्सन सीनियर इन प्रोफेशनली, उसकी आज का सवाल सबीन पहले आपसे। उसका काम, उसकी एक्सपर्टीज, कि उसको कितना काम आता है। मेरी नजर में नंबर ऑफ इयर्स आपने अगर काम किया है किसी जगह पे, वो मैटर नहीं करते अगर आपको काम नहीं आता। वो आपने एक साल लगाया है, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका सीनियर होने को नहीं बताता। मेरी नजर में सीनियर वो है जिसको काम बहुत अच्छे से आता है, जिसकी एक्सपर्टीज है, जिसको काम को समझना आता है, जो हर दिन ग्रो करता है, जो हर दिन सीखने की कोशिश करता है। बिकॉज जो लोग ये बात करते हैं ना कि हमें सब आता है, हमें सब पता है, हमारा तो 20 साल तजर्बा है, हमारा तो 30 साल तजर्बा है, और कुछ तो मैं कहती हूँ ना भी हो तो हमारे जो 25 साल तजर्बा है। एंड लिटरली जब आप उनसे काम की बात करते हैं तो उनको काम नहीं आता होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, एक्सपर्टीज हासिल नहीं की। तो जिसके पास एक्सपर्टीज है सीनियर काम में, वही है। निशानी क्या होती है किसी सीनियर की जिससे आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वाकई एक थोड़ा सीनियर है? जो हर दिन सीखने की कोशिश करे और दूसरों के लिए राह हमवार करे। हम्बल हो, दूसरों के लिए राह हमवार करे, अंडरस्टैंड करे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दूसरे के लेवल पे जाकर बात करे, उसको अंडरस्टैंड करे, करे, उसके लिए आसानी करे। सादी सी बात मिलकर रखते हैं आपके सामने। अगर एक बड़ा शख्स है, उसकी महफिल में आप छोटे महसूस करें खुद को, तो इसका मतलब वो शख्स बड़ा नहीं है। किसी बड़े की महफिल में खुद को छोटा नहीं महसूस किया जाता, ना वो आपको छोटा महसूस करवाता है। सो ये है एक सीनियर प्रोफेशनल की निशानी। हम्बल भी होगा और आपको ऐसा कंफर्टेबल रखेगा कि आप वाकई एंजॉय करेंगे। और आप कहते हैं कितने ऐसे लोग होते हैं शुएब जो अक्सर हमें कह रहे होते हैं हम जो सीनियर है। मैं हमेशा कह रही होती हूँ आप सीनियर नहीं है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ अच्छा ठीक है। नहीं, मैं कह देती हूँ। अब मेरा ना थोड़ा सा मैं टेम्पर लूज करती हूँ इन बातों पे, और उसकी वजह ये होती है कि आई जस्ट फील लाइक आप जो दूसरे जिनको आप जूनियर कह रहे होते हैं, आप उनको आगे नहीं आने दे रहे होते। एंड दिस इज समथिंग रियली बैड कि आप उनको काम करने दें, उनको स्पेस दें। अगर आपको कुछ आता है आप उनको सिखाएं, आप उनसे सीखें। अच्छा, मुझे लगता है सबीन कि अब थोड़ा सा ये मामला इस अंदाज से चेंज हो कि अब जो नए लोग आते हैं उनको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ज्यादा है। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, हमारे वक्त में मुश्किल था लेकिन अब मे भी हम लोगों ने शायद ज्यादा वो फेस किया होगा प्रोबेबली समहाउ। तो अभी जो नए लोग आ रहे होते हैं आप उनके लिए आसानी क्रिएट कर रहे हैं, जिस पर आपने फेस किया होता है आप नहीं चाहते कोई और फेस करे। सही बात है। मतलब अभी भी देख लें, जो लोग अभी न्यू कमर्स ये बात कर रहे होते हैं ना कि हमें सीनियर्स आगे नहीं आने दे रहे होते, तो आप सोचे कि ये कुछ भी नहीं है। जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं वो समथिंग रियली वर्स, बहुत नहीं, वो बहुत वर्स सी सिचुएशन होती है कि आपको आगे नहीं आने दिया जा रहा। तो इट्स एवरीवेयर। आप फैमिली की बात करें, छोटी छोटी इवेंट से आप बात कर रहे हो। तुम खामोश रहो, तुम छोटे हो, ये कह दिया जाता है ना, मतलब वैल्यू नहीं किया जाता। हालांकि आप सबसे अच्छी बात कर रहे होते ये तो हम नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, ये तो वक्त डिसाइड करते ना कौन कितनी अच्छी बात करे। आप तो खैर घर की बड़ी है ना, आप तो ये बात नहीं कर सकती। मैं घर का छोटा हूँ तो मैं ये बात कर सकता हूँ। हाँ, मुझे ये सुनने को मिला। मैं सबसे तो आपको तो हमेशा वैल्यू मिली होगी ना। हाँ, जो छोटे भाई के साथ हो रहा होगा आप घर में, मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ। बहरहाल तो ये ना करना, आप तो नहीं करती ऐसे। कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बस नेचुरल सी जो बात है ना, उसका बंदा क्या करे, किधर जाए। इनको पता भी नहीं चलता ना, छोटे सफर कर रहे होते हैं हमारी तरह के, लेकिन ये महसूस नहीं करते जो घर के बड़े होते हैं। सही बात है। वैसे तो प्लीज आइंदा नहीं आपने करना, उनको वैल्यू करना है। आप अगर घर में ऐसा करते हैं अपने छोटों के साथ तो प्लीज डोंट डू दैट। तो मेरा सबसे छोटा भाई है जिसकी मैं वो कुत्ते वाली स्टोरी सुना रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ। वो जब भी मुझे, उसने लिटरली मुझे हम कह दिया, जिस दिन तुमने कुत्ते वाली स्टोरी सुना दी, अगली दफा जो है ना तुम घर के अंदर एंटर मत होना। लेकिन खैर बड़े होने का फायदा कि मैं एंटर हो जाती हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरे माइंड में हर जगह पे वो कुत्ते वाली स्टोरी आ जाती है। और हमारे नाज़रीन ये कुत्ते वाली स्टोरी जानते हैं, बट हम कोशिश करेंगे वक्तन फवक्तन आपको फिर सुनाएं ताकि आपको याद रहे।
اور جب بھی سوئنگ میں چھوٹا بھائی آپ کو ملے ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بچہ ساتھ گزر رہا ہے, کتا بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا, وہ اپنے مزے میں جا رہا ہے, کتا اس کی ٹانگ پہ چپک جاتا ہے, جا کے اس کی ٹانگ پہ کاٹ دیتا ہے اور پھر اس کو 5 ٹیکے پڑے گا. آپ کے بھائی سے پوچھنا پڑے گا, اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے جو کہ بتاتا نہیں ہے وہ, یا کسی اور بچے نے وہاں پہ کوئی مستی شرارت کی ہے جو کہ وہ نہیں بتاتا, اور بھگتنا یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو سالوں سے چلتی آ رہی ہے. مطلب آئی تھنک اٹس بین 7 years now. جب نکلا ہے وہ میموری بہت فریش ہے. اوکے, میموری فریش. میں سمجھا جب نکلتے کوئی کتا بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو بھائی آگے شکار. نہیں, وہ ایک ہی باری اس کے ساتھ. Alright, it happened once, لیکن وہ دیکھیں یاد کتنے سوین کو کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہے سبلنگز کے درمیان جو آپ کو لگتا ہے کہ یاد رہ جاتا ہے تو پلیز شیئر کریں ہم سے واٹس ایپ پہ, ہم شیئر کریں گے آپ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آج بات رکھی کہ آپ کی نظر میں سینئر کیا ہوتا ہے تو اپنی رائے دیجیے گا, اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں ذرا سوچیے گا, اکاؤنٹیبلٹی کیجیے گا, کہیں آپ کی وجہ سے کوئی انکمفرٹیبل تو نہیں ہے, آپ کی وجہ سے کوئی جونیئر کوئی نیا آنے والا جو محنت کر رہا ہے, جو نام بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ انکمفرٹیبل تو نہیں ہے, تو پلیز یہ ضرور کیجیے گا. اینی ویز جی ہم بڑھیں گے آگے ایک بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہمارے مہمان ہوں گے ساتھ, اور آج چونکہ بڑا ایک اہم دن ہے اس کی مناسبت سے بات ہمیں کرنی ہے, شب برات, اس کی فضیلت پر آج ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج ریڈیو کا دن منایا جا رہا ہے, اس پر بھی کریں گے بات, لیکن اس بریک کے بعد. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो الزام, بہتان, فیک نیوز اور پروپیگنڈا, آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش, یہ بولے گا زور سے, شور سے, حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا طلسم. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ. आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ. ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक. मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो. सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है. एक जरा सोचने दो. कहीं भी रोशनी देखो, इसे आगही मत समझो. 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो. मफहूम की वुसत में दलील को भटकने दो. अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो. पीटीवी होम पर.
ٹی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب آپ کی ملاقات ہم کروانے لگے ہیں سوشل میڈیا کے دنیا پہ راج کرنے والوں سے. لیکن راج تو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن آج ہم ذرا پرسنل لائف سے متعلق پوچھیں گے کہ سوشل میڈیا والوں کی اپنی لائف, ریئل لائف میں جب چینج ہو نا, آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں, آپ کی موومنٹ ہو, تو کیا ڈفرنس وہ فیل کرتے ہیں؟ کیونکہ سم ٹائمز اٹ ہیپنز نا, آپ شہر بدلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے, پوری روٹین آپ کی چینج ہو گئی ہے. تو کیا واقعی ان کی روٹین بھی اتنی چینج ہوئی ہے؟ ہم بات کریں سندر زہرا کی, تو وہ فیشن کی دنیا میں ماشاءاللہ بڑا نام کمایا, انہوں نے جس طرح سے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر کے طور پہ, ادروائز ایز اے ہوم شیف وہ کام کرتی آئی ہیں کراچی میں, بٹ ناؤ شی از موو ٹو اسلام آباد. تو ویلکم کرتے ہیں سندر کو. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو اسلام آباد اینڈ ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. تھینک یو سو مچ. کتنا ٹائم ہو گیا اسلام آباد میں؟ اٹس بین اونلی اے منتھ, 1 مہینہ ہوا. 1 مہینے کو کیسے آپ سم اپ کریں گی؟ ابھی فی الحال بورنگ ہے, ناٹ گونا لائک, کیونکہ کراچی کی لائف اتنی فاسٹ ہے, تو یہاں پہ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, بٹ سم ہاؤ کر لی لوں گی میں انشاءاللہ. انسان عادی ہو جاتا ہے, لیکن کراچی کی لائف واقعی وہاں زیادہ رونق ہے. بالکل ایسا ہی ہے, وہاں نائٹ لائف اتنی امیزنگ ہے وہاں پہ. یہاں پہ تو لائک 10 بجتے اور سب بند ہو جاتا ہے. کراچی سے ہے وہ یہ بات تو ضرور کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اسلام آباد میں 2-3 اسپاٹس ہیں جہاں پہ آپ اگر رات کو جائیں تو مطلب گہما گہمی ہوتی ہے. آپ اس پاپولیشن کے اکارڈنگلی دیکھیں, 2-3 اسپاٹس بہت ہیں. کراچی کی پاپولیشن کے حساب سے تو جتنے اسپاٹس ہیں وہ کم ہیں. آپ جہاں بھی جائیں وہاں پہ سب جگہ لائٹس اور سب جگہ سب چیز اوپن ہوتی ہیں وہاں پہ. پلس یہ کہ چائے کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے, بس جہاں آپ جائیں گے تو چائے پہ اکٹھے بیٹھے ہیں سب دوست, گپ شپ ہو رہی ہے. مطلب ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہے, بٹ یہاں پہ چائے کے ساتھ چائے پراٹھا, چائے پراٹھا. اچھا یہاں پہ پراٹھا صرف صبح کے ٹائم ہی, وہاں رات تک چلتا ہے. وہاں پہ رات میں آپ 2-3 بجے بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو پراٹھے مل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, وہاں ڈنر میں بھی پراٹھے چل رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر آپ نے جانا تو جو ایک ایکٹیویٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ کھانا, کہ آپ بس کھاتے رہیں, یہ کیفے وہ کیفے. میں یہ کہتی ہوں کہ کمپیئر اگر آپ کریں تو کراچی میں لائک فلیورز زیادہ ہیں رادر دین اسلام آباد. مطلب یہاں پہ بھی ہیں کچھ جگہیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی, لیکن بٹ اسٹل جو کراچی کا فلیور آئی تھنک آئی ہیو نیور فاؤنڈ اٹ اینی ویئر. وی ریئلی وش کہ آپ ایڈجسٹ کر جائیں. آئی ایم اے شیف مائی سیلف, تو اس لیے تھوڑی آبزرویشن زیادہ رہتی ہے. ہاں ظاہر ہے, پھر ہوم شیف کے طور پر تو آپ زیادہ اس میں جب بھی کہیں جائیں گے کہیں گے یہ چیز ایگزیکٹلی اس میں بھی گڑبڑ ہے, یہ اسپائس لیول بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل, پھر تو آپ کے لیے باہر کھانا بڑا مشکل ہوتا ہوگا. ایسے ہی ہے, ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, میں ہمیشہ جج کر رہی ہوتی ہوں. ایسے ہی ہے. That's great. So اب یہ تو ہو گیا کہ اسلام آباد ٹو کراچی ذرا وہ ڈفرنس ہے, وہ جو کہ آہستہ آہستہ آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد جب کراچی جائیں تو آپ کہیں کہ نہیں اسلام آباد وہاں کی پیسفل لائف, بٹ مجھے ڈاؤٹ ہے اس بات پہ, چونکہ جب میں کراچی جا رہا تھا مجھے کسی نے کہا کراچی لوگ آتے بھی روتے ہوئے ہیں اور جاتے بھی روتے ہوئے ہیں, چونکہ آپ پہلے نہیں آنا چاہ رہے ہوتے اور جب آپ آ جاتے پھر آپ جانا نہیں چاہ رہے ہوتے. بالکل ایسے. اب کراچی والے اسلام آباد سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, کہ اسلام آباد سے متعلق وہ کیا کہتے ہیں, روتے ہوئے جاؤ گے اور ہنستے ہوئے آؤ گے, آئی ڈونٹ نو, بٹ لیٹس سی. چلیں سو تھوڑا سا بتائیں کہ اپنی لائف کے بارے میں, سوشل میڈیا پہ کس طرح سے آپ آئیں, کیسے آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پریزنس آپ نے بنائی, کس طرح سے؟ اٹ واز ویری رینڈم. مطلب جب وین انسٹاگرام اسٹارٹیڈ تو ایک دم سے میں نے مطلب اس کو جیسے ایوری ون واز یوزنگ اٹ, میں نے بھی یوز کرنا شروع کر دیا. آئی واز جسٹ پوسٹنگ ایوری ڈے تھنگ, مطلب اپنی زندگی کی, لائک ہم ریسٹورینٹس جا رہے ہیں تو ریویوز ڈال رہی ہوں, کوئی نیا پروڈکٹ لے لیا تو میں نے اس کی پکچر اپلوڈ کر دی. سو سلولی اینڈ گریجولی میری آڈینس بڑھتی گئی, اینڈ دین ایوری ون سجیسٹڈ می کہ گو فار بلاگنگ اینڈ انفلوئنسنگ. سو آئی دین اسٹارٹڈ گیننگ فالوورس. پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا, لائک اٹ واز اے پراپر, لائک دین یو نو لانچز میں بھی جا رہی ہوں, ریسٹورینٹ سے میرے پاس انوائٹس بھی آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد پروڈکٹ ریویوز کے لیے بھی آتے تھے. تو اسی سے اسٹارٹ کرتے کرتے پھر میں نے اپنا مطلب آڈینس بلڈ کی, اپنا سب کچھ بلڈ کیا وہاں پہ انسٹاگرام پہ. اور فیشن ہی مین آپ نے اپنا, اٹ واز ایکچولی یو نو لائف اسٹائل بلاگنگ تھی, اس میں اٹ کمز ایوری تھنگ, کوکنگ, فیشن. میں یہ سوال کرنے لگا سبین کے, دیکھیں وہ شی از ہوم شیف, زیادہ ان کا کام بھی نا ریسٹورینٹس اور وہ کوزینس سے جڑا ہے, لیکن آپ ان کی پروفائل پہ جائیں گے تو the way she take pictures, جس طرح وہ پوسٹ کرتی ہیں تو وہ اس میں فیشن والا ایلیمنٹ زیادہ آتا ہے. مے بی شاید نیچرلی خواتین کے ساتھ اس کو اٹیچ بھی کیا جاتا ہے, ادروائز ضروری تو نہیں ہے. کسی سے کم نہیں ہے, آڈینسز آپ سے ریلیٹ کرنے لگ جاتی ہیں, تو ایز مچ ایز یو آر ریئل آن دا یو نو سوشل میڈیا, وہ زیادہ انفلوئنس کرتا ہے رادر دین ایک فیک پرسونا کریٹ کرنے کے بجائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کتنی ڈفرینٹ ہے آپ کی زندگی سوشل میڈیا سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میری بہت ڈفرینٹ ہے, جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہے. بالکل. لیکن جو بات آپ نے کی نا فیک کرنا, آپ کو نظر آتا ہے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی. بہت سارے مطلب میرے کلوز سرکل میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں دیٹ آئی نو آف, کہ جو ان کی الگ زندگی ہے ریئل پرسنل اس میں, اور جو انفلوئنس جو انہیں انسٹاگرام پہ شو کرتے ہیں دیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ.
एंड आई एम लाइक, मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि क्या चल रहा है आप ये तो नहीं थे जो आप इंस्टाग्राम पे, आप ज्यादातर ऐसे ही है, ऐसा ही है, ज्यादातर ऐसे ही है। एंड बड़ा अफसोस होता है क्योंकि पर्सनली हम भी कुछ लोगों को जानते होते हैं, वी नो कि एक सबसे पहली चीज जो कपल गोल्स एंड ऑल दैट, इस तरह की अनरियलिस्टिक किस्म की चीजें हम पर्सनली कुछ लोगों को जानते होते हैं, वी नो कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बट आप सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे चीजों को इस तरह करते हैं कि एक नॉर्मल कपल अगर बैठा हुआ है घर के अंदर तो दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि ये तो बड़ी कोई आइडियल सिचुएशन और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है, एंड देन उनकी जिंदगी। और नॉर्मल डेज में तो सबके रिलेशनशिप्स में इश्यूज होते हैं, सब चीजों में होते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, तो दे आर नॉट शोइंग दैट, दे आर शोइंग ऑल द हैप्पी साइड्स ऑफ इट, राइट? तो हमारे जो वो वाला है वो आप तो शो नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट मैसेज आर यू ट्राइंग टू गिव, ये वाली चीज है। चलिए वो मुझे ये लगता है कि अगर आपने ये साइड शेयर की है कि आपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करें, वहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन जो हम बात करें अनरियलिस्टिक वाली, वो ऐसे ऐसे गिफ्ट्स और ऐसे ऐसे इवेंट्स और ऐसी चीजें कि बंदा कहते हैं ये कहाँ होता है भाई, एग्जैक्टली मतलब रियल लाइफ में नहीं होता और नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट नहीं, मैं वाकई देख रही थी, एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अपनी मियाँ को इतनी बड़ी गाड़ी गिफ्ट दी और पूरा सरप्राइज क्रिएट करके उसको, मतलब बलून्स थे एंड एवरीथिंग, आई वाज लाइक सरप्राइज रिकॉर्ड करने में 4-5 रीटेक्स भी हुए होंगे। मैं वही सोच रही हूँ कि रोते में कैसे वीडियो बना लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। परफेक्ट वीडियो थी कि वो वन गो में वो एक्ट, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मजाक नहीं करी मैं, और मैं हर लड़की, मैं हम कहते हैं ना अक्सर मर्दों पे प्रेशर पड़ता है कि लड़कियों को ये चीज चाहिए, लड़कियों पे प्रेशर भी पड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे उनके मियाँ कहेंगे हमें क्यों नहीं दे रही है, और फिर वो बातें भी करने लग जाते हैं, कमेंट्स में होता है कि अच्छा आपके हस्बैंड तो आपके लिए कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हस्बैंड को तो बनता है ना यार करना, हाँ नेचुरली इस्लामिकली भी देखा जाए और आप इस तरह रिलीजियसली भी देखें तो हाँ एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर जिम्मेदारी है तो आप जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरे सोशल मीडिया को भी बताएं और दिखाएं, ताकि किसी और की अच्छी खासी जिंदगी, हंसती मुस्कुराती जिंदगी पे आपका वो जो एक हैप्पी मोमेंट है ना जो आपने क्रिएट किया है, वो दूसरे के लिए डल मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। कमेंट्स आपको कैसे आते हैं, कोई ऐसे कमेंट्स जो कि आपको डिस्टर्ब करते हो? नॉर्मली हम देखते हैं ना कि खवातीन के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करना इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी चैलेंजिंग लिटरली। आप कुछ भी पोस्ट करते हैं ना, यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर पोस्टिंग इट, क्योंकि यू नेवर नो आपके पास वो ऑडियंस भी है जो आपको सपोर्ट भी कर रही है और वो भी है जो आपको नहीं भी सपोर्ट करती है, एंड देयर आर अदर जो कि और ऑफेंसिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। आई जस्ट डोंट केयर अबाउट देम, बस यही होता है कि आई डोंट रिप्लाई टू देम, आई जस्ट इग्नोर दिस, बिकॉज फिर ऐसा भी एक टाइम आता है कि वेलकम बैक। किसी भी सोसाइटी की रूह क्या होती है? अगर ये सवाल हम आपके सामने रखें और आप थोड़ी देर को सोचें तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के जहन में सकाफत आएगा। सकाफत आपकी पहचान होती है। अब सकाफत में क्या है? सकाफत में तकरीबन सब कुछ है। लोग हैं, इल्म है, फनून है, रस्म रिवाज है, आपकी वैल्यूज का सब कुछ उसका हिस्सा रहने होता का तरीका, आप क्या पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो रिच कल्चर है। आप किसी भी रीजन में चले जाएं, हर सूबे का एक अपना कल्चर है, एक अपनी पहचान है। इवन सूबे के अंदर भी सबीन हमें उसमें डिफरेंट रंग नजर आ रहे होते हैं। That's very true। हर इलाके में हर इलाके में अपनी जुबान है, अपना लहजा है, अपने रहन सहन के तरीके हैं, अपने खाने हैं। सो मेरा ख्याल है जो डाइवर्सिटी आपको कल्चर के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान में मिलती है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सादी सी बात है, कल्चरल टूरिज्म पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। नहीं, एक तो हम जनरल टूरिज्म की बात करते हैं, बट रिलीजियस टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो, उस पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में है। सो आज हम पाकिस्तान के कल्चर से मुतालिक बात करेंगे। पाकिस्तान के कल्चर को जब प्रिजर्व करने की बात करते हैं वो भी एक मामला, और इस कल्चर को शोकेस करना पूरी दुनिया के सामने ये बड़ा अलग मामला होता है। इसके लिए बहुत से इदारों ने काम किया है, और जिन इदारों ने काम किया है उन इदारों में जिस तरीके से काम किया गया, उन इदारों को जिस तरीके से बनाया गया, वो इदारे आज जहां तक पहुंचे हैं तो उसमें कुछ लोगों का बड़ा खास रोल है। तो आज ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन की है, उन्होंने हेड भी किया है लोक विरसा को, उन्होंने PNCA को हेड किया। डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा में ज्वाइन कर चुके हैं, शी इज एन ऑथर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से। ग्रेट। डॉक्टर साहिबा, आज जब देखती हैं उन इदारों को जहां पे आप ज़ाहिर एक अच्छी पोजीशन पे रही, आपने हेड किया है, वहां पे आपने पूरा एक माहौल बनाया ताकि इवेंट्स हो सकें, कल्चर प्रमोट हो सके, और आज जब वहां पर आप जाती हैं, आप इवेंट्स होते देखती हैं, उन इदारों को फलता फूलता देखती हैं, तो कितनी खुशी होती है? खुशी तो बहुत होती है, मगर मैं चाहती हूँ कि आगे और भी ज्यादा फले फूले, क्योंकि मैंने भी इनको एक तरह से जिंदा किया था। मेरे से पहले भी लोगों ने अच्छा काम किया है, मगर आगे मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा ये ज्यादा जरूरी है कि काम रुकना नहीं चाहिए, मुसलसल अच्छा काम, और अगली नस्ल को हमसे भी ज्यादा जरूरत है।
Yes, that's very true. डॉक्टर साहब आपका बड़ा वैसे वसी तजुर्बा है और काफी मर्तबा आप इसी प्लेटफॉर्म पे आके आपने काफी मर्तबा जो है वो बात भी की, एंड देन उस टाइम पे तो आप लीड भी कर रही थी कुछ इदारों को, अभी प्रोबेबली आप लिख रही हैं एंड ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रही हैं. डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए उस टाइम पे, जब हम लोक विरसा की बात करते हैं, जब हम PNCA में देख रहे होते हैं हम कितने इवेंट्स हो रहे होते हैं और आपके कल्चरल एक तरह से जिस तरह से वहां पे शोकेस आपका कल्चर किया जाता है, सो उस पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि जब आप एंटर हुई, आपने लीड ली, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और क्या क्या चेंजेस आपने करे? मैं आपको बताऊं, लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि पता नहीं हमारी आवाम जो है, जो हमारा जनरल ऑडियंस है, वो आए कि ना आए कल्चर की तरफ, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है कि उनको मोबिलाइज करना आसान है, मुश्किल नहीं है. आप अपने फेलो आर्टिस्ट को, फेलो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं. लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे रहा वो ये था कि ऊपर मिनिस्ट्रीज होती हैं जिसके अंडर ये ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, तो उन मिनिस्ट्रीज को कन्विंस करके एक्साइट करना जरा मुश्किल काम था. वो इतना एक्साइट नहीं होते. आपको पता, कोलैबोरेशंस आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल थी और इम्पोर्टेंस का बताना कि नहीं हमें इसको, ये मसला है और इसके ऊपर काम करने की. कोलैबोरेशन भी आप कह सकते हैं, मगर थोड़ा हायरार्किकल हमारे मुल्क में है. तो हायरार्किकल है तो मिनिस्ट्री जो होती है, जो इदारे को लुक आफ्टर करती है, वो कभी तो उसके साथ मिलती है, कभी नहीं मिलती है. तो उनको हर वक्त कन्विंस करना और उनको बता के रखना. फिर वो आपको मालूम है कहीं कहीं औरत होने वाला भी डिमेंशन बीच में आ जाता है कि उनको लगता है पता नहीं ये कर पाए कि ना कर, जरा हल्का सा डाउट. वो तो जनरली वैसे पूरे हमारी हाँ, मैं वो जनरली कह रही हूँ. मेरी क्रेडिबिलिटी तो है कल्चर में खास तौर पे, क्योंकि मैंने कल्चर पे लिखा भी है. लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि यूथ को भी एक्साइट करना मुश्किल नहीं, आवाम को भी एक्साइट करना मुश्किल नहीं, लेकिन ऊपर जो हायरार्की में ऊपर होता है ना, जो मिनिस्ट्री रेलेवेंट होती है, उसको एक्साइट कराना जरा सा मुश्किल होता है. और वो अगर आप कर लें, जो कि आई एम श्योर के हो भी रहा होता है, चीजें बेहतरी की तरफ जाती भी हैं. थोड़ा किताब से मुतालिक होते हैं. आपने तो कई किताबें लिखी है, वो मैंने एम्पावरमेंट पे भी लिखी, आपने कुछ सोशल इश्यूज पर भी लिखी, लेकिन एक किताब भी आपके साथ मौजूद है टेपेस्ट्री, बट आपने कल्चर पे जो किताब लिखी है, कल्चर पे, हाँ, उसका नाम है हेरिटेज. हेरिटेज, वो लोक विरसा पे अवेलेबल है. मेरा बहुत दिल चाहता था कि एक ऐसी किताब हो कि ऐसे हम किसी को प्रेजेंट करें और हम कहें ये हमारा लोक कल्चर है. तो उसमें फोक कल्चर की सारी डिमेंशंस को कम से कम मैंने टच किया, सारे सूबों को टच किया. मौसीकी अलग, दस्तकारियां अलग, रहन सहन का तरीका अलग, तो वो उस किताब में आपको मुकम्मल तौर पे मिलता है. तो मैंने कल्चर पे भी लिखा, मगर ज्यादा मैंने ह्यूमन राइट्स और वुमेन्स इश्यूज पे लिखा. चले, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. अच्छा, हम कल्चर को कंपेयर करते हैं दुनिया के किसी और खित्ते से, आपकी नजर में हम कैसे कंपेयर कर पाते हैं? क्योंकि जितना हम पाकिस्तान इस खित्ते की बात करते हैं, इस रिच हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करते हैं, वो हमें कहीं नजर नहीं आता. देखिए, हम साउथ एशिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारी यूथ अगर साउथ एशिया को देखे तो अपने कल्चर को ज्यादा पहचानेगी. हम ना तो वेस्टर्न यूरोप है, ना अमेरिका है, ना हम ऑस्ट्रेलिया है. तो ये जो आजू बाजू के मुल्क है ना, इनमें बहुत मिलती जुलती चीजें, तो मजा आता है. ट्रैवल भी आप करो तो उनके माँ बाप भी वैसे ही उनको नसीहतें कर रहे होते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने सारी उम्र की है नसीहतें, तो अच्छा लगता है. काफी सिमिलैरिटीज जो हैं वो आपको मिलती हैं और आपको एक माहौल समझ में आ जाता है जल्दी. अपनायत वाला एलिमेंट भी रहता है इसमें. हम अपने कल्चर को जिस तरीके से शोकेस करते हैं, उससे हम कल्चरल टूरिज्म कितना प्रमोट कर पाते हैं और कितना पोटेंशियल है इसका? पोटेंशियल बेइंतहा है और प्रमोट अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, जो बहुत अच्छी बात है और बहुत ज्यादा होना चाहिए. वैसे तो देखा जाए तो साइट्स हैं, अच्छी साइट्स हैं, पहाड़ देखने आते हैं लोग, समंदर देखने आते हैं, वो चीजें हैं. मगर मैं हमेशा पर्सनली ये समझती हूँ कि मेरे लिए जैसे अपने कल्चर की अगर सबसे अहम कोई चीज है तो वो हमारे रिश्ते हैं. और हमारे जो इतने गहरे हमारे रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों का तकद्दुस, हाँ, वो शोकेस करना मुश्किल काम है. अनलेस आप स्टोरीज लिखें, कुछ लिख के बताएं तो है, वरना खैर घरों में जो आते हैं मेहमान वो एक तरह से दे गेट टच्ड ना. वो ज़ाहिर है वो एक दो दिन की बात होती है या फॉर लिमिटेड टाइम वो लोग आते हैं, तो वो उस तरह से उसको महसूस नहीं कर पाते. यू आर एब्सोल्युटली राइट, यूज द राइट वर्ड, टच तो वो हो जाता है, लेकिन स्टिल वो जो
اس کی اہمیت ہے وہ پھر بھی کم ہوتی ہے جب جتنی ہمیں اہمیت اس کی ہے. ایسے میں لکھا بھی جاتا ہے, آپ نے جو لکھا آپ نے اس میں رشتوں پہ بھی لکھا؟ جی میں نے لائف سٹائلز پہ لکھا, اور میں نے اس میں ایک چیپٹر ہے چھوٹا جو ایسا ہے ریگستانوں میں رہنے والے لوگ, پہاڑوں میں رہنے والے, وہ فیملیز کیسے اڈیپٹ کرتی ہیں اپنے انوائرمنٹ کو اور ایک دوسرے کے قریب قربت کو. تو اب آپ کی میری زندگی میں بھی دیکھیں رشتے کتنے امپورٹنٹ ہیں, ہمارے کلچر کا بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ ڈفرینس آپ کر سکتے ہیں کہ پہاڑوں میں رہنے والے اور ریگستان میں رہنے والے, ایک ہی ملک میں دو ڈفرینٹ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی جو لائف ہے اس میں کیا ڈفرینس اور کیا سملیرٹیز ہیں؟ دیکھیے فرق تو بہت ہے, کیونکہ جو ہماری انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ فوراً بن جاتی ہے, مزاج کا بھی. ہاں بالکل, اور ہم وہ کلچر نہیں ہے جو گرمیوں کو سردی میں ٹرن کر دیں اور سردیوں کو گرمی میں کر دیں گے نا. گرمی میں گرمی ہے تو اس کے اپنے نسخے ہم نے بنایا ہوتا ہے گرمیوں کے لیے کیا اچھا ہے, یہ ماں باپ سے سنتے ہیں نا, یہ پیو یہ اچھا ہے گرمی کے لیے, اور سر کی گرمی کیا نکالے گا, اور جیسے اس طرح کے ہمارے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو ہم ظاہر ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں پڑھائی بڑی کر رہے ہو, اچھا یہ کر لو, بادام تھوڑے کھا لو, یہ تو ہمارے وہ ایک اس میں شامل ہو, ہمارے نیریٹو ہماری لینگویج میں شامل ہو جاتا ہے. مگر مزے کی بات یہ بتاؤں, پہاڑوں میں رہنے والے اور ریگستان میں رہنے والے ان کی جس طرح مجھے موسیقی بہت انسپائر کرتی ہے کہ ریگستان والے جو ہیں ان کا انتظار ان کی موسیقی, ان کی شاعری, ان کی کہانیوں میں بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ بڑے لمبے عرصے دور رہتے ہیں, اور آواز میں بھی نا وہ جو راگ استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو ریگستان کی وسعت محسوس ہوتی ہے. اور ٹیلنٹ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے اوور آل, بیکاز آپ ان علاقوں کے اسپیشلی خواتین کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہاں سے کافی ہم نے اٹھتا ہوا ٹیلنٹ ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے خواتین وہاں کی بہت خوبصورتی سے وہ گاتی بھی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی پیاری سی چیز ہے. اچھا سوشل میڈیا نے اس میں کتنا کردار ادا کیا, یہاں مزید سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر کے اپنے کلچر کو کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں, بیکاز گلوبلی ہم سب کنیکٹڈ ہیں, لیکن شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے کلچر کو پریزنٹ نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. کیا ہمیں اون کرتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکسیپٹنس نہیں ہوگی کہیں اور ہم اوور آل اپنا ایک اورا لے کر چل رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہم ویسے جو ہے اپنی زندگی میں اپنے علاقوں میں ہم بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کو میں یہ موسیقی کی بات, اور یہ تو بہت ہی اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, میں یہ بتاؤں کہ ہمارے پاکستان میں ایک تھوڑا نیشنل کیریکٹر ایسا بننے لگا ہے کہ میں ججمنٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن ایسا بننے لگا کہ اگر کسی کے سامنے بھی چلتے ہوئے آدمی کے سامنے مائک کر دو نا تو وہ گائے گا نہیں, وہ کہے گا او ہماری حکومت, او ہمارے لوگ, او ہماری اپل کلاس, وہ تو بہت برے ہیں. یہ ایسے ایز اف کہ ان کے اوپر ایک بڑا پریشر ہو کہ ہم نے برا ہی کہنا ہے اپنی قوم کو. تو میں ملک سے باہر بھی کافی سفر کرتی ہوں, جاتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں جو پاکستانی وہاں پر بھی ہے نا تو ان کو بڑا ہی مزہ آتا ہے. ایک ہوتا نا چسکا زبان کا کہ بھئی برا برا بولو, تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی وہ بیسٹ چیزیں بتائیں تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ ہم کیسی قوم ہیں, ہم کیسا ملک ہے نا, کہ اچھی بات کریں. کتنا امپورٹنٹ اور کتنی ضرورت ہے اس کی, کہ ضروری تو نہیں کہ جب بھی آپ نے بولنا ہے آپ نے بیش کرنا ہے, جب بھی آپ نے بولنا ہے کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ کرنی ہے, جب بھی آپ نے بولنا ہے آپ نے پتہ نہیں کون سا کیتھارسس ہے جو کرنا ہے یا کون سا وینٹ آؤٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس امپورٹنٹ ٹو وینٹ آؤٹ سم ٹائمز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے کلچر کے لیے آواز اٹھائیں, ایمبیسڈر بن جائیں, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ کریں, اور یہ ایز این انڈیویجول ہمیں کرنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ساتھ موجود تھیں, بڑا اچھا کام آپ نے کیا, اور ابھی جس طرح سے آپ نے کتابیں لکھی, ہم شور کہ اور بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوں گی, کتابیں تو لکھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا. کتابیں لکھنے کا بالکل میرے اوپر بڑی ذمہ داری کا بوجھ رہتا ہے کہ اگلی نسل جو ہے نا اس تک کچھ اچھی بات پہنچانی ہے, ہاں, اور اس کو گروم کرنا, اس کو سوشلائز کرنا, وہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ابھی تک ہیں ہمارے سروں پہ, جن کی وجہ سے ہم کلچر کو اس طرح سے پروموٹ بھی کر پاتے ہیں, اور وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں, بیکاز ذمہ داری ہم لوگ اسپیشلی ینگ جنریشن کی اگر میں بات کروں تو ہم شاید اس طرح سے ذمہ داری نہیں اس چیز کی سمجھ رہے ہوتے. سو ایک چیز کی امپورٹنس کو ریئلائز ہم کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اس کی ویلیو ہم سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ویلیو سکھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سلامت رہیں, اسی طرح سے کام کرتی رہیں, بہت اچھا پاکستان کے لیے, ہماری ثقافت کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس.
टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में जब टेलीनॉर हो तो पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं। कौन से डिजाइनर के पास जाना है, क्या? आई एम वेरी वेरी अनप्लान्ड लाइक दैट. अकरबा परवरी की आला मिसाल हौसला निभाने का ये है तरीका। हम दिल भी इतनी जल्दी लगा देते हैं. मगर क्यों लगाते? यू नीड टू डू अ कॉमेडी प्ले फॉर श्योर. कोई भी सीजन आपके बगैर मुकम्मल नहीं है। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में जब टेलीनॉर हो तो What is the measure of a champion? A pursuit of greatness, a fire that burns bright, diligent and relentless, no time for respite, to inspire generations, past and present combined, all for a place in history, all for a legacy, one of a kind. That's why champions put it all on the line. For when the stakes are high and the path seems too steep to climb, when there's no room for error, no excuses to hide behind, they persevere, they fight, they thrive, and deliver time after time after time. That's when champions put it all on the line. In the game of champions, when they go up against the best, playing for the jacket with victory's golden crest. Champions rise, champions shine. Because when reputation is on the line, history is on the line, and victory is on the line, champions put it all on the line. गेम ऑन है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल 13 फरवरी को रेडियो के हवाले से इस दिन पे बात की जा रही होती है, ये दिन डेडिकेट किया गया है। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है, चले हम रेडियो पे तो बात जरूर करेंगे, सब इससे फेमिलियर भी हैं। पता नहीं आज की जनरेशन है या नहीं, जिसे हम जनरेशन अल्फा, खैर वो तो बहुत ही छोटे हैं, जिसको जेन जी बोल रहे होते हैं कि जेन जी वो अभी रेडियो से उस तरह से कनेक्टेड है या नहीं है। लेकिन हम तो बहुत कुछ
सुनते आए, मैंने रेडियो पे थोड़ा सा काम करने का भी मुझे मौका मिला, और That was new for me. I started my career with radio, and Okay. उसने बहुत ज्यादा आपको वो ग्रूम करता है, स्पेशली आपकी जो एक रवानगी होती है, आपकी बात करने का तरीका होता है, आपका तलफ़ुज़ होता है, वो उसमें काफी बेहतर किरदार अदा करते हैं. खैर मेरा बहुत ज्यादा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, खैर उनकी तो बात करने का अंदाज ही इतना खूबसूरत है, वो चाहे रेडियो का हो, चाहे टीवी का हो, और पाकिस्तान टेलीविजन पे तो आप उनको बहुत ज्यादा देखते हैं. रेडियो का बहुत तजुर्बा, कि चाहे वो टेलीविजन रेडियो पे हो या नॉर्मल नेचुरल इवन मेकअप रूम में जब हम बात करते हैं, मतलब उनका स्टाइल वही है. यस, उनका स्टाइल यही है. दैट्स हाउ शी स्पीक्स. बड़ा मजा आता है कुछ उनसे लोग बात होते हैं ना, वो कहते हैं वो बात करते रहे और आप बस बैठ के सुनते रहे. शी इज वन ऑफ देम. एब्सोल्युटली. इरम गिलानी ने हमें ज्वाइन कर लिया. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग. Walaikum assalam and a very good morning to both of you. Thank you so much. Fresh as always. Thank you. माशाल्लाह. आप भी बहुत शुक्रिया. खुश रहिए. इरम, आज के दौर में आपको लगता है कि रेडियो की अहमियत कम हुई है? आपने तो मुल्कों सफर भी किया, आपने वहाँ की डायनामिक्स को भी समझा. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपकी नज़र में कम हुई है अहमियत? जिस तरह सबीन ने भी कहा कि जेन ज़ी शायद कनेक्टेड नहीं है उस तरह से रेडियो से. मुझे लगता है कि ना दौर आते और जाते रहते हैं. तो हुआ ये कि जैसे एक वक्त आया कि सिर्फ रेडियो ही था, फिर टेलीविज़न आया तो लगा रेडियो ख़त्म हो जाएगा. रेडियो ख़त्म नहीं हुआ. मगर जब मैं यूरोप में थी तो उस वक्त मेरे इर्द गिर्द किसी के घर टेलीविज़न नहीं था. तो लोग कह रहे थे कि अब ये जो जनरेशन है ये टेलीविज़न नहीं देखती, क्योंकि सबके हाथ में लैपटॉप्स थे, मोबाइल्स थे. तो ना तो टीवी कहीं गया है, ना रेडियो कहीं गया है. मगर ये ज़रूर है कि रेडियो की अहमियत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेलीविज़न से इसलिए ज़्यादा है कि इसकी रीच ज़्यादा है. क्योंकि आप और मैं शायद इस बात को रियलाइज़ ना करें, मगर खेतों में बैठा एक किसान, दहकान, कानकनी करते हुए लोग जो कि बहुत दूर पहाड़ों में कहीं बैठे हैं, या जो लोग बहुत आप शहरों से दूर हैं, तो हम उनको भूल जाते हैं. तो वो जो है ना, एक तो रेडियो की वहाँ तक पहुँच है. दूसरी बात ये है कि रेडियो में खूबसूरती ये है कि ये आपके तख़य्युलात को ना जगाए रखता है. That's true. और आपका एक राब्ता उस्तवार होता है एक आवाज़ के साथ. वो जो ये आप कहाँ से लेकर आएंगे? टेलीविजन में ये नहीं आता. हाँ. क्योंकि वो मीडियम बिल्कुल चेंज है ना, विजुअल है. ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तख़य्युलाती कनेक्शन. वो जो है ना, वो वाकई रेडियो कायम कर रहा होता है. इवन अभी भी हम देखें तो आप व्हेन यू आर ड्राइविंग तो आप एंजॉय करते हैं रेडियो को. आप इंफॉर्मेशन तो मिल रही होती है, मिल रही होती है, फिर आप अदरवाइज एंजॉय भी कर रहे होते हैं. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए डिफरेंट स्टेशन अभी भी रन हो रहे हैं. एंड देखा जाए तो हमारे हर इलाके में, जिस तरह आपने इरम ने बताया कि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सुन रहे होते हैं और वो कनेक्ट भी कर रहे होते हैं. तो अगर हम बड़े शहरों में बैठे हैं, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी है और हमारे पास ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं कि आप डिजिटल पे शिफ्ट हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा सकते हैं. वहीं पर वो लोग भी मौजूद हैं जो कि रेडियो को आज भी सुन रहे होते हैं. अच्छा, जिस तरह से डिजिटल दौर में हम देख रहे हैं कि रेडियो भी अब डिजिटल एक तरह से होना शुरू, फेसबुक लाइव हो रहा होता है. फेसबुक लाइव हो रहा होता है स्टूडियोज में बैठ के. इसको आप किस तरह देखती हैं? मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि देखो रेडियो को फिर आप टीवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप वही रील्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको इंस्टा में, स्नैपचैट में, टिकटॉक में कहीं ना कहीं डालने. पॉडकास्ट एक अलग चीज है, वो रेडियो से ली गई एक चीज है जो कि आपको विजुअल तरीके से आप देख पा रहे हैं. मगर देखिए बड़ी खूबसूरत बात यह है कि एक दौर था कि जब सिर्फ रेडियो से आपको आता था ये रेडियो पाकिस्तान है, आप जमीलुद्दीन आली से खबरें सुनिए. yes. अब सबको ये पता होता था कि ये लहजा है. अब कौन तारिक अजीज साहब को कॉपी कर सकता है? मतलब उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र दिया गया था पढ़ने के लिए कि जो जिसमें अलिफ से लेके ये तक तमाम जो हरूफ तहज्जी हैं वो आते थे. तो और वो उसको घड़े में मुंह डाल के बोल के वो उसको बार बार प्रैक्टिस करते थे, सो दैट उनकी आवाज में वो घर जा सके. अब उस तरह की हम डेडिकेशन और उस तरह की वो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि अब हर चीज बहुत शॉर्टकट हो गई है. मगर इतना जरूर है कि जो इस कुर्सी पे बैठता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जब आप आवाज के जरिए किसी से बात कर रहे हैं ना, तो आप उसको एक कम्युनिटी में शामिल कर रहे हैं. और एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, किसी अकेलेपन
کا शिकार कोई बहुत दूर बैठा है। मेरे पास बहुत सारी कहानियां इस तरह की। जब हमने रेडियो शुरू किया था वो ज़माना था कि जब प्राइवेट रेडियो स्टेशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ FM के नाम से, सब ने जो है ना झाड़ पोंछ के निकाले अपने रेडियो। मेरे अब्बा मियाँ ना आज भी सुनते हैं, वो इस वक्त मियाँ वाली में है और वो सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे मेरा प्रोग्राम अपने खानदान और मेरे अहले खानदान के साथ। तो वो अपना जा रहे थे मियाँ वाली, तो वो अपना रेडियो साथ लेके गए हैं, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2 और मीडियम वेव। आप उन लोगों को क्यों भूल जाते हैं कि जो आज भी इस कदर मोहब्बत करते हैं कि सुबह उन्हें पता है कि सिरी लियोन जो श्रीलंका है वो किस बैंड पे आता है, और जो BBC है वो कौन से बैंड पे आज। तो अभी वो कंप्लेन करते हैं कि भाई BBC अब नहीं आता शॉर्ट वेव पे, वो सब FM पे शिफ्ट हो गए हैं। तो हमने वो दौर देखा, 80 के हम बच्चे हैं और हमारा लड़कपन 90 की दिहाई का है। तो हमने देखा कि हमने सुना कि जी एकदम से ना उर्दू से निकल के अंग्रेजी की आमेजिश के साथ बहुत ही ऐसे लहजे में जिसमें हमने कभी रेडियो नहीं सुना और स्क्रिप्टेड नहीं है। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और इस तरह करके RJ कह लें, प्रेजेंटर्स कह लें, वो आए और उन्होंने एकदम से एक सिनारियो आपका बदल दिया। उससे क्या हुआ ना कि रेडियो को एक नई जिंदगी मिली और वो बहुत देर तक मुझे लगता है कि रहेगी, और इंशाल्लाह रेडियो कहीं जाने वाला नहीं है। आपको तो पता है कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत रेडियो है। बीच में तो मोहब्बत है ना। हाँ, पहली और आखिरी के बीच में तो मोहब्बत है ना। वो बहुत सारी है वो बहुत सारी है। मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा, मैंने टीवी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि टीवी से भी उतनी मोहब्बत है ना। कह रही है वो बहुत सारी है। लेकिन PTV होम से मोहब्बत है। मैंने किसी और टेलीविजन के साथ कभी काम ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ से मैंने शुरू किया था पाकिस्तान टेलीविजन से बच्चों का प्रोग्राम, और आज देखिए इतना अरसा बीत गया, अभी वापस आते हैं तो वही मैं आपको कई दफा कह चुकी हूँ कि नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती हैं। और टेलीविजन ने माशाल्लाह बड़ा नाम दिया आपको PTV ने, इसमें कोई शक नहीं है, और आपने जरा इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। मैं कहता हूं दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक के लोग इदारे बनाते हैं और जरा इदारे लोगों की पहचान भी बनते हैं, तो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। लोग अच्छे नहीं आएंगे तो इदारे भी नहीं बनते, तो फॉर दैट मैटर आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी है। और क्या किया जाए फॉर रेडियो, व्हाट डू यू थिंक? अभी जो काम चल रहा है वो तो आपको लगता है कि लंबे अरसे तक चलेगा, सस्टेनेबल है, बट और क्या किया जाए? क्योंकि आपने इससे डिसएग्री कर लिया, ये रील्स वाला काम ठीक नहीं है। नहीं, उसमें देखें सबसे ज्यादा जब आप देखें अपनी जिस्मानी आप वो देखें कि हमारी जो एनर्जीज हैं वो सबसे ज्यादा आपकी आंखें इस्तेमाल करती हैं। आपने इस वक्त महसूस किया होगा, आप खुद इससे एक्सपीरियंस करते हैं, जितने हमारे ऑडियंस हैं वो करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। मैंने पिछली दफा भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त लैक ऑफ फोकस इज द मेजर इशू विद पीपल आर फेसिंग। वो फोकस नहीं, बच्चे नहीं बड़े भी। आप ये देखें ना कि रेडियो सुनते हुए तुसी भावें हांडी पका लो, खीर पका लो, सफाई कर लो, मल्टीटास्किंग कर मतलब आपके कान लगे हुए हैं, आपको लगता है आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई साथी है। घर में खवातीन हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप कहीं बाहर किसी साइट पर हो, रेडियो आपके साथ आपके कंपेनियन के साथ हो। लेकिन जो विजुअल मीडियम है वो आपको जकड़ के बिठा लेता है, चाहे वो टेलीविजन हो या फिर आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसमें आपकी बहुत सारी एनर्जीज खर्च होती हैं। तो इसमें क्या है कि आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। देखिए जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि वो कम होता जा रहा है। लैंग्वेजेस हैं कुछ अब आप देखिए रेडियो आपको ना कनेक्ट, शाम को पटवारी का एक प्रोग्राम आता है, वही वाली बात है कि अब्बा मियाँ सुनते हैं, उसकी वजह से मैं भी सुन रही होती हूँ, तो मुझे भी पोटहारी आ गई है। मतलब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं उन दिनों बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, तो मुझे एक बहुत अहम बात उनके स्कूल टीचर ने बताई, क्योंकि मेरी छोटी जो बेटी है वो इंटरेक्ट नहीं कर रही थी बच्चों के साथ। तो चूंकि जाहिर है कि हम पाकिस्तान से गए थे लंदन, तो वहाँ पे सब बच्चे कल्चर डिफरेंट, सब ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोल रहे हैं। वो 3.25 साल की थी, तो मुझे उसकी टीचर ने पेरेंट टीचर मीटिंग में पता है क्या कहा, आप अपनी मादरी जुबान में इससे बात करें और जो भी कंटेंट हम इसको पढ़ाते हैं वो आप मादरी जुबान में पढ़ाएं। कमिंग फ्रॉम अ ब्रिटिश टीचर, दिस वाज एन आई ओपनर। तो अगर वो पठान का बच्चा है और उसके घर में मादरी जबान पश्तो है या बरावी है, बलोची है, बल्ती है, पंजाबी है, आप देखिए नॉलेज का जो ताल्लुक है ना वो जबान से है। तो आपकी जो मादरी जबान है ना वो आप उससे आप करें। आप
یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگریزی میں ہی آپ کو وہ نالج ملے گی. آپ وہ اس کی محتاج نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج کے ذریعے آپ اپنے نالج کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو میرا یہی کہنا ہے کہ ریجنل لینگویجز کو انگریزی لینگویج کے ساتھ ساتھ اردو لینگویج کے ساتھ زبان کے ساتھ ساتھ فروغ دینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ پروگرام